अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे कंप्रेशन, राइट। कंप्रेशन में हम पढ़ रहे थे लॉसी, ये हमने पढ़ लिया लॉसी कंप्रेशन है। लॉसी कंप्रेशन में हमने JPEG का भी पढ़ लिया, MP3 का भी पढ़ लिया, MP4 का भी पढ़ लिया। फिर हमने क्या कहा था, लॉसलेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉसी एंड लॉसलेस? एक मिनट बलाज, आप बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉसी एंड लॉसलेस? उर्दू में बता दें, कोई बात नहीं। लॉसी कंप्रेशन होती क्या है? आपने याद नहीं किया हुआ, बहुत बुरी बात है। अब जैसे कल गए हैं घर, उसी तरह से दोबारा आ गए। क्या इलाज किया जाए इसका अब हैं? बहुत बुरी बात है ये इलाज। गनी, लॉसी कंप्रेशन के अंदर बिट्स परमानेंटली लॉस्ट हो जाती हैं वेरी गुड। और लॉसलेस के अंदर रिकवर हो सकती है। लॉसी के अंदर बिट्स परमानेंटली लॉस्ट हो जाती हैं और लॉसलेस में रिकवर हो सकती हैं। जब हम परमानेंट रिमूवल करते हैं तो कैसे करते हैं? MP3 में कैसे लॉसी होता है? अलिशबा, गलत कह रहे हो। जो कुछ भी हो जाए लॉसी में, अननेसेसरी बिट्स जो सी हैं उनको रिमूव ही कर दिया जाता है। MP3 है द ऑडियो दैट वी कैन नॉट हियर, दैट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश, उसको रिमूव कर दिया जाता है परमानेंटली। ठीक है। एक और तरीका भी था, JPEG के अंदर हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कलर डेप्थ या रिड्यूस रेजोल्यूशन। या तो रेजोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। MP3 में क्या कर सकते हैं? साउंड दैट वी कैन नॉट लिसन या वी कैन नॉट हियर, वो वाली। और इसके अलावा रिड्यूस कर सकते हैं सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग। ये स्क्रीन या इमेज रेजोल्यूशन होती है और ये होती है सैम्पलिंग। लॉसलेस में एक टेक्निक हमने पढ़ी थी, कौन सी वाली? RLE, स्टैंड्स फॉर रन लेंथ इनकोडिंग। इसमें क्या होता है जी? बेशाम है क्लास में, आप बताओ RLE में क्या होता है? डेटा पॉइंट सेम होते हैं तो हम बाइनरी वैल्यू हम स्टोर करते हैं, उसके जितने बार वो रिपीट होता है उसका। यस, डेटा एलिमेंट्स जो रिपीट हो रहे होते हैं बार बार, एडजेसेंट डेटा एलिमेंट्स जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो हम उनके साथ एक टेक्निक अप्लाई करते हैं। कौन सी वाली भला? हम उनको किस तरह से सेव कराते हैं? एज अ ग्रुप ऑफ 2 वैल्यूज स्टोर करवाते हैं। ठीक है। वो डेटा आइटम्स जो रिपीटेड होते हैं, कह लें रिपीटेड डेटा आइटम्स, या वो कह लें एडजेसेंट डेटा आइटम्स जिनकी वैल्यू सेम हो। ठीक है। दोज adjacent data items whose value is same are encoded as a group of 2 values.
एज अ ग्रुप ऑफ 2 वैल्यूज़। यानी कौन कौन सी वाली वैल्यू? पहले अल्फ़ाबेट और दूसरी दफ़ा रिपीट हो। यस, पहली वैल्यू उसका कलर काउंट, फर्स्ट वैल्यू कौन सी वाली है? यूँ कह लें कि डेटा काउंट, क्या जितनी दफ़ा भी वो अपीयर हो रहा है, ठीक है। यू कैन से दैट काउंट ऑफ डेटा आइटम। और सेकंड वैल्यू कौन सी वाली होती है? कोड ऑफ डेटा आइटम। बात समझ आ रही है कि नहीं? काउंट ऑफ डेटा आइटम क्या हो सकता है कि कितनी दफ़ा वो डेटा आइटम रिपीट हो रहा है। कोड ऑफ डेटा आइटम का मतलब क्या होगा? कोड ऑफ डेटा आइटम का मतलब क्या होगा? कोड का मतलब जैसे अगर तो वो इमेज है तो क्या होगा? बिट्स ऑफ द कलर आएगा, ठीक है। या अगर वो साउंड हुआ तो बिट्स ऑफ द साउंड का जो भी सैंपल था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ये आ जाएगा काउंट कि कितनी दफ़ा वो चीज़ अपीयर हो रही है, ठीक है ये बात क्या नहीं। और ये नेचुरल है, बहुत बार ऐसे होता है कि इमेजेस में और ऑडियो में जो एडजेसेंट डेटा आइटम्स हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। एडजेसेंट डेटा आइटम्स की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। समझ रहे मेरी बात क्या नहीं? एडजेसेंट डेटा आइटम्स की वैल्यू क्या होती है? सेम, ठीक है। ये था हमारा आरएलई। टेक्स्ट के ऊपर आरएलई इज़ नॉट अ गुड आइडिया। जो जनरल टेक्स्ट होता है, क्यों अच्छा आइडिया नहीं है? एक मिनट, आप बताओ बेटा, नाम क्या है? मुश्तबा, आरएलई टेक्स्ट के ऊपर एक अच्छा आइडिया क्यों नहीं है? लेटर्स हमेशा डिफरेंट होते हैं। आरएलई सिर्फ उस टेक्स्ट पर अप्लाई की जा सकती है जो बहुत बार जो कैरेक्टर्स अपने आप को रिपीट कर रहे हो। मसलन कौन से कैरेक्टर्स अपने आप को रिपीट करेंगे? मुश्तबा ना, ये तो नहीं होगा इसमें। बी कम्स ट्वाइस वाला नहीं, 2 दफ़ा नहीं ना। मैं आरएलई लगाना तो आंसर सही देना। जब ऐसे लिखा जाएगा, आप बताओ टेक्स्ट में भाई, जिसमें ए बी 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 2 से ज़्यादा दफ़ा कैरेक्टर्स आ जाए तो वहाँ पे आइडिया अच्छा होता है कि आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक अच्छा आइडिया होता है। लेकिन टेक्स्ट में कभी भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती जिसमें 2 से ज़्यादा दफ़ा कैरेक्टर्स रिपीट कर लें ख़ुद को। क्या ख्याल है, बताएं मुझे। कोई ऐसी वैल्यू नहीं आती कि 2 से ज़्यादा दफ़ा कैरेक्टर्स ख़ुद को क्या कर लें, रिपीट कर लें, ठीक है। तो दैट इज़ वाई टेक्स्ट के अंदर अच्छा आइडिया नहीं होता है ये कुछ काम करना। टेक्स्ट के अंदर एक और इनकोडिंग इस्तेमाल होती है। ये आरएलई किस किस के लिए आ गया? बेटर फॉर इमेज एंड साउंड, ठीक है। उसको बोलते हैं हफमैन इनकोडिंग। जो टेक्स्ट के अंदर लॉसलेस अप्लाई होती है। ये मैं एडिशनल बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? हफमैन इनकोडिंग। हफमैन इनकोडिंग है जो रिपीटेड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो अपने आप को बार बार ला रहे होते हैं टेक्स्ट में। वो कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं? एंड, द, इज, फॉर, ING, TION, WHE, वेयर में भी आता है और वेन में भी आता है। THE द बहुत दफ़ा आता है। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको शॉर्टर कोड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी हर जो यूनिक कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट उसकी आस्की वैल्यू स्टोर की जाए, लेकिन ग्रुप ऑफ रिपीटेड कैरेक्टर्स कैन बी असाइंड विद अ वेरी स्मॉलर कोड, ठीक है। ग्रुप ऑफ हफमैन इनकोडिंग पहले तो लिख लें, इज यूज्ड इन टेक्स्ट। कैसे? ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स आप कह लें या अपने लिए आप लेटर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करो। ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स are assigned with shorter codes, and then
saved in the computer. For example, कोई एक ऐसा सेंटेंस बताएं मुझे। The students are participating in the competition. The students are participating in the competition. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे ये खुद को रिपीट करता है, ये खुद को रिपीट करता है कि नहीं, बताएं मुझे। आर खुद को रिपीट करता है, यस और नो। TING या ING ये बहुत बार खुद को रिपीट करता है, यस और नो। इन अपने आप को बहुत बार रिपीट करता है, ऐसा है कि नहीं। द अपने आप को देखें वही रिपीट कर रहा है। TION अपने आप को रिपीट कर रहा है। COM अपने आप को बहुत बार कम, COME, और इस तरह कॉमर्स, इसी तरह से कंपटीशन, कमिंग, समझ आ रही है। और कंप्यूटर, ये ऐसे अल्फाज हैं जो अपने आप को बहुत बार रिपीट करते हैं। कैन वी गिव शॉर्टर कोड्स टू दिस? वो कोड्स जो नॉर्मल टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हाफमैन इनकोडिंग में जितने भी कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को इनकोड किया जाता है इनटू शॉर्टर कोड्स, उनका एक टेबल डेवलप्ड होता है कि ये शॉर्टर कोड है, इसके अगेंस्ट ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। द है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ये फलाना लेट्स से ING है उसके लिए ये इस्तेमाल करेंगे। तो जब कंप्यूटर में सेव की जाएगी ना इस बात को, तो वो एक डिफरेंट चीज़ दिखेगी आपको, ऐसे नहीं नज़र आएगा। कंप्यूटर में कोई और चीज़ सेव होगी। जैसे एक टेबल था, ठीक है, इस टेबल में लफ्ज़ लिखा हुआ है भाई, द आएगा, उसके लिए क्या, आर के लिए क्या। ये स्टैंडर्ड टेबल नहीं है, ठीक है, ये रैंडम से बना रहा हूँ, मुझे समझ रहे हैं कि नहीं। जो रिपीटेड वर्ड्स हैं ये वाले सारे, ये कौन है, रेड से जो लिखे हैं, दीज आर द रिपीटेड वर्ड्स या लेटर्स हैं ये आपके, ठीक है, रिपीटेड वर्ड्स या लेटर्स हैं, सही है। अच्छा, इनके अगेंस्ट अब कोड कौन सा हो सकता है। द के लिए मिसाल के तौर पे उसने एक शॉर्टर सा कोड जनरेट किया हुआ है, मैं उसकी आस्की वैल्यू लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके लिए वो इस्तेमाल करता है ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेगा, इसके लिए ये इस्तेमाल कर लेगा, इसके लिए ये यूज़ कर लेगा, इसके लिए कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेगा। जैसे मिसाल के तौर पे इस तरह का कोई वर्ड यूज़ कर लेगा, एंड इसी तरह से सो ऑन। सॉरी, नंबर्स भी हो सकता है, मतलब कोई एक ऐसी शॉर्ट वैल्यू, ये भी हो सकता है। ये मैंने रैंडमली लिखा है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड। यू कैन इवन यूज़, इसकी जगह पे वो नंबर भी यूज़ कर सकता है कि ये 1 आ गया, इसकी जगह पे 2 आ गया, इसकी जगह पे 3 आ गया, इसकी जगह पे 4 आ गया, एंड सो ऑन। सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात सुननी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मिस हो जाएगी फिर आपसे। जो शॉर्टर कोड्स हैं ये नीचे चलते जा रहे हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के आएंगे, और इनकी अगेंस्ट इनकी एक कह लें कि जो शॉर्टर कोड हम उनको असाइन करेंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। हर कंप्यूटर एक मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन कर रहा होता है इन कोड्स को, ठीक है। तो कंप्यूटर में सेव कैसे होगा, ये होगा 1, कंप्यूटर में अंदर जब स्टोर होगा ना वो इस तरह से स्टोर होगा। पहले तो ज़्यादा सारे वर्ड्स होंगे ना, अब थोड़े कम हो जाएंगे। आर की जगह में कुछ और आ जाएगा, सॉरी, और इवन उसमें स्पेस भी रिमूव की जाएगी। 1 फिर उसके बाद ये, या स्पेस डाल भी दें तो खैर कोई मसला नहीं है। एक टेबल तो जनरली आपके पास एक लुकअप टेबल तो सेव ही है ना, वो साइड पे है। हर टेक्स्ट फाइल उससे फिर आप देख के अपने आप को स्टोर कराती रहेगी, शॉर्ट कराती रहेगी। तो अब ये कह सकते हैं कि टेबल की एक अपनी मेमोरी होगी, ठीक है, लेकिन जितनी टेक्स्ट फाइल कंप्यूटर में सेव होंगी अब सारी इसकी मदद से आप उसको कंप्रेस करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बात है कि ये शॉर्टर टेक्स्ट फाइल के लिए काम नहीं आएगी, बड़ी लार्जर टेक्स्ट फाइल के लिए।
कदरे उसकी जो मेमोरी है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे नहीं एसेज लिखते हैं, बुक्स लिखी हुई होती हैं लोगों ने, किताबें लिखी होती हैं, अगर ये सारा पूरी एक बुक में देखा जाए तो मुझे बताओ बुक में तो द का वर्ड कितनी दफ़ा आएगा? द तो देयर में भी आता है, दूसरा देयर में भी आता है, और देयर उसमें भी आता है, ठीक है, दीज में भी आता है, क्या ख्याल है, द में भी आता है, देन में भी आता है, ऐसा है कि नहीं? देन में भी आता है, तो बहुत सी जगह में THE रिपीट हो रहा है। तो कितनी दफ़ा ये, और भी थीम हो गया, थिएटर हो गया, उसमें भी द आता है, ऐसा है कि नहीं? तो द बहुत दफ़ा था, तो द ने कितनी मेमोरी रिड्यूस करवा देनी है, ऐसा है कि नहीं? द के अलावा ING बहुत दफ़ा आ रहा होता है, TION बहुत दफ़ा आ रहा होता है, इन, आर, ऑन, वॉज, वर, बहुत दफ़ा। ये सारी चीज़ें शॉर्ट की जा सकती हैं, इनकी जगह पे शॉर्टर कोड्स दिए जा सकते हैं कि नहीं? तो ये चीज़ जो सबसे पहले किसी ने जो डिफ़ाइन की थी ना, वो इंसान था, हफमैन नाम था उसका, तो इसकी वजह से उसको कहा जाता है कि हफमैन इनकोडिंग है ये, ठीक है। शॉर्टर फाइल्स होंगी तो शॉर्टर फाइल्स तो हम अप्लाई ही नहीं करते रन लेंथ हफमैन इनकोडिंग, क्योंकि मेमोरी ऐसा ना हो कि यार टेबल भी मेमोरी स्टोर करा रहा है, फिर छोटी फाइल्स पे फ़ायदा नहीं होगा। ये फ़ायदा किस पे होता है? जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, क्योंकि टेबल ने भी अपनी मेमोरी यूटिलाइज़ करनी होती है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? सो एक तरीका है हफमैन इनकोडिंग का टेक्स्ट को रिड्यूस करने के लिए, उसका फाइल साइज़ रिड्यूस करने के लिए। और जब हम टेक्स्ट को दोबारा ओपन करेंगे ना, तो हमें ये इस तरह नज़र नहीं आएगा, वन स्टूडेंट दिस पार्टिसिपेट, टी के बाद आएगा TING, हैश लगा होगा, फिर इसके बाद आएगा ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा इसका निशान आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? लेट से कंपटीशन था, उसकी जगह पे इसके लिए कौन सा लफ्ज़, कोई भी आप, हाँ स्टेरिक लगा लें मिसाल के तौर पे, स्टेरिक आ गया, TION की जगह पे मिसाल के तौर पे परसेंटेज का निशान आ गया। ये इस तरह से आपकी एक लाइन बन जाएगी कंप्यूटर के अंदर। लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो कंप्यूटर अपने टेबल में देखेगा कि वन का मतलब क्या था, वन का मतलब क्या था, द स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या था, आर, तो आपको तो वो द स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन वही नज़र आएगा, लेकिन कंप्यूटर ने अपने पास कम मेमोरी में स्टोर कर लिया। ठीक है, ये अपने पास उतार लें, ये एग्जाम्पल भी उतार लें। चैप्टर हम अपना ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। एक सेक्शन हमारा पूरा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है उमामा, सेक्शन नंबर 1 बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, और इसकी अब एक ग्रैंड वर्कशीट बनती है, वो आपको आज बन जाएगी। तो आज बना के मैं सेंड करूँगा, कल नहीं तो परसों जो है ना उसकी ड्यू डेट होगी। परसों पुरानी वर्कशीट के प्रॉब्लम्स और जो ये करंट वर्कशीट है इसके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, और जिस दिन प्रॉब्लम्स हो जाएंगे अगले दिन फिर उसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो टेस्ट की तैयारी अभी से ही बता रहा हूँ कि जिस दिन वर्कशीट के प्रॉब्लम्स एंड हो जाएंगे अगले दिन उसका टेस्ट होगा। तो इफ़ इट्स फ्राइडे तक आती है तो फ्राइडे तक चली जाएगी बात, बस याद रखिएगा आपका टेस्ट आने वाला है, आज मिल जाएगी वर्कशीट आपको। ठीक, सेक्शन नंबर 1 की वर्कशीट, यहाँ तक किसी को मसला है तो बताएं। सॉरी, RL की एग्जाम्पल अरे कल क्लास में कराई थी मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल, बेटा एक सेकंड प्लीज़, हाथ खड़ा करना है सिर्फ, ठीक है, बुरी बात है। अब आप बड़े बच्चों में बैठे ना तो हरकतें बड़ों वाली होनी चाहिए, ठीक है। बोलो। नहीं, वर्कशीट के मार्क्स या होमवर्क होता है, उसमें मार्क्स नहीं होते जी। और कोई कुछ भी आ सकता है। नहीं, वो मैं जब बता रहा था तो मैंने कहा था कि लेट से अगर ये स्मॉल लेटर वाला कैपिटल T है तो उसके लिए यार ये कुछ भी आ सकता है, मतलब ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड है ना वो अपना, अगर सवाल आता है ना एग्ज़ाम में तो बताएगा कि इसकी जगह पे ये इनकोडिंग है, फलाने की जगह पे ये इनकोडिंग है, तो ये कोई याद करने वाली नहीं होती है। ये हर कंप्यूटर में डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो सकती है। बात सिर्फ क्या है, बात यह है ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स या लेटर्स आर असाइंड विद शॉर्टर कोड्स, कि उनसे छोटे कोड्स उनको असाइन कर दिए जाते हैं। जो टेबल में गिवन होगा वो लिखेंगे, जो टेबल में गिवन होगा, या ये लिखे होंगे या ये लिखे होंगे। अब ये लिखे हुए तो सिर्फ ये इस्तेमाल करें, तो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी। बेटा कुछ भी जो भी टेबल में आएगा वही इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे खुद नहीं पता कि क्या चीज़ आती है, क्योंकि हर दफ़ा डिफरेंट होती है। तो जो उसने शॉर्टर कोड दिया होगा वो शॉर्टर कोड हम यूज़ करने लग जाएंगे। वही सिंबल्स अगर हम
वो ऐसे सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और जो टेक्स्ट में ना यूज़ हों, ऐसी वैल्यूज़ यूज़ की जाती है तो टेक्स्ट में ना इस्तेमाल हो। और कोई सवाल? मतलब ये अगर ऑलरेडी ये वाले सिंबल्स टेक्स्ट के अंदर भी आ रहे हैं तो ये सिंबल्स यूज़ नहीं किए जाएंगे, फिर कुछ और ऐसी चीज़ यूज़ की जाएगी जो टेक्स्ट में ना हो। सर अगर ए है वो बार-बार रिपीट कर रहा हो तो स्पेस के साथ तो फिर नंबर नहीं तो ए के लिए तो ए तो खुद ए है, वो तो खुद ही अकेला है। आ के लिए तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, ए तो अकेला है, उसको तो आप जब ऐसे स्टोर करवाएंगे तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना। फ़र्क क्या पड़ना है, फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस करना है बस। सोचें अगर आपके जहन में कुछ और वैल्यू आती है तो हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं बट वो सिंगल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट डबल वर्ड्स तो हों जो फाइल को छोटा करेंगे। क्या ख्याल है? के बीच के अंदर एक आ जाए किसके अंदर? एक नहीं, उससे ए तो कभी भी छोटा नहीं करता, ए तो ए ही रहता है, ए तो ए ही रहता है, ए तो ए ही रहता एक वर्ड है हाँ। या उसके बीच के अंदर एक आ गया है जिसका शॉर्ट फॉर्म है वो नंबर यूज हो जाएगा या उसकी शॉर्ट फॉर्म। पूरे वर्ड की जगह पे शॉर्ट फॉर्म नंबर कोई भी जो अलॉट किया गया है ना उसके अगेंस्ट वो इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ऐसे बाय द वे टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको लग रहा होता है कि यार मतलब इसमें पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने कहा ना ING, इट माइट डोंट नॉट हैव अ मीनिंग। TION, शन तो कुछ भी वर्ड नहीं है ना, इंग्लिश में शन तो नहीं है, लेकिन अगर ये इसको देखा जाए तो ये कंप्लीशन एक कनेक्टिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे तो बेशुमार ऐसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो टेक्स्ट के अंदर बार बार आते हैं। हाँ, कंप्लीट में कम लिख के ना COM ये भी बार बार आता है। ठीक है, इसी तरह से शन जोन से है ये बार बार आता है। तो ऐसे अल्फाज जो बार बार आ रहे हैं उनको शॉर्टर कोड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर हो गई? कंप्रेशन हम क्यों करते थे, ये याद है क्यों करते थे? फाइल साइज रिड्यूस करने के लिए, दूसरा स्टोरेज, वही फाइल साइज रिड्यूस करना, प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है, तीसरा यस इट टेक्स लेस टाइम टू ट्रांसमिट एंड डाउनलोड द डेटा, चौथा कंप्रेस्ड फाइल्स टेक्स लेस बैंडविड्थ। आपके जो चैनल है, जिस चैनल के थ्रू, जिस फिजिकल वायर के थ्रू आप डेटा सेंड कर रहे होते हैं, कम बैंडविड्थ लेता है, लेस स्पेस लेता है वो। ठीक है, कोई सवाल है जी? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। दैट इज डेटा ट्रांसमिशन। दैट इज डेटा ट्रांसमिशन। बच्चों आपकी एक पीछे वर्कशीट थी, उसके प्रॉब्लम्स हुए थे, वर्कशीट के प्रॉब्लम्स हुए थे। कल वर्कशीट सब स्टूडेंट्स लेके आएंगे। ठीक है, कल वर्कशीट के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पुरानी वर्कशीट के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस होंगे कल। ठीक हो गया? जो पुरानी वर्कशीट मैंने सेंड की थी, अभी मुझे नहीं पता कौन सी, खुद देख लेना कौन सी। हमारे इसमें 3 चैप्टर्स हैं बच्चों, 3 चैप्टर्स हैं। एक है टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ये हमारा यह है चैप्टर नंबर 1। दो और चैप्टर्स हैं इसी में, मैं वो ऊपर लिख देता हूं क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 1 अभी कैरी करना है। मेथड्स ऑफ, बस चुप करके लिखते रहें। मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन एक ये है, और चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, वो है डेटा इंक्रिप्शन। मैंने ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि मैं चैप्टर नंबर 1 यहाँ से कैरी करना चाहता हूँ। जी बताएं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सेक्शन नंबर 2 के अंदर है। 3 चैप्टर्स हैं इसके। ठीक है, अच्छा
पहले आते हैं ज़रा चैप्टर नंबर 1 की तरफ। अच्छा, एक्चुअली आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है पिछले हिसाब से, तो मैं हर दफ़ा सिलेबस देख रहा होता हूँ, कंटेंट्स देख रहा होता हूँ कि इस दफ़ा के सिलेबस में तब्दीली क्या आई हुई है, ठीक है। तो हम इस दफ़ा चैप्टर, पिछली दफ़ा डिफरेंट तरीके से चीज़ें चल रही थी, अब थोड़ा डिफरेंट तरीके से चल रही हैं, ठीक है। तो टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के अंदर सुन लेना ज़रा, हम लोग मेनली किसकी तरफ बात करते हैं। हम इस पूरे चैप्टर में हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो किसके साथ एसोसिएटेड होगी, डेटा को ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं, कैरिंग समथिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर। डेटा ट्रांसमिशन क्या होगा, कैरिंग डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट तक डेटा को आपने क्या करना है, लेकर जाना है। अब वो डेटा बहुत बड़ा भी हो सकता है, शॉर्ट डेटा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेटा भी हो सकता है और बहुत शॉर्ट डेटा भी हो सकता है। डेटा भेजने का मतलब एक मैसेज भी हो सकता है, एक व्हाट्सएप मैसेज भी हो सकता है, एक कॉल भी हो सकती है, एक मूवी डाउनलोड करना वो भी हो सकती है, वो भी डेटा है जो किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो रही होती है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में मूवी डाउनलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, ऑडियो सेंड करते हैं, ऑडियो रिसीव करते हैं, पिक्चर सेंड करते हैं, कुछ फाइल्स सेंड करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। फिनोमेना क्या हो रहा है, एक कंप्यूटर से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है दूसरे कंप्यूटर तक। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, मतलब जब कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे होते हैं, तो अब यू कैन से दैट कि इट इज़ डेटा इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू दी अदर कंप्यूटर। नाउ देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, सिर्फ ये याद रखना, जब भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो एक सेटअप बनाते हैं, उस सेटअप को तो नेटवर्क बोलते हैं, लेकिन जो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। एक तरफ से ट्रांसमिशन होती है, दूसरी तरफ से रिसेप्शन होती है। क्या होती है, रिसेप्शन होती है। ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, दे बोथ वर्क हैंड टू हैंड, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। ये समझ रहे मेरी बात कि नहीं? हाँ, नेटवर्क के थ्रू होते हैं। नेटवर्क किसको बोलते हैं, जब दो कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए हों आपस में, वायर्ड अंदाज में या वायरलेस अंदाज में, उनको हम नेटवर्क बोल सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं या जिनमें ताकत होती है डेटा शेयर कर सकने की, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक बात सबको समझ आ गई कि नहीं आई? सो एक बात याद रखिएगा, वेन एवर डेटा इज़ ट्रांसमिटेड ऑन अ नेटवर्क, यू नो, डेटा जो सा है, वैसे तो कहा जाता है कि आपके स्कोप में तो ये कहता है कि जी डेटा को हमेशा पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। आपने ओ लेवल्स में ये बात याद रखनी है, हमने सिर्फ पैकेट्स के बारे में बात करनी है, यानी कि डेटा पैकेट्स किसको बोलते हैं, बड़ा सारा, ज़्यादा सारा डेटा होगा, उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। छोटे छोटे ग्रुप्स में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, और उन ग्रुप्स को बारी बारी जो है ना, वो रिसीवर की तरफ भेजा जाएगा। किसकी तरफ? रिसीवर की तरफ भेजा जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उन ग्रुप्स को, हर एक पैकेज्ड ग्रुप को, पैकेज्ड ग्रुप ऑफ द डेटा इज नोन एज अ पैकेट। व्हाट इज नोन एज? पैकेट। अब वो जो पैकेट होता है, जब आप इंटरनेट के जरिए उसको भेज रहे होते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द डेटा टू अडॉप्ट द सेम रूट टू रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो लाजमी नहीं है कि एक ही रास्ते को अडॉप्ट करे। सुनना है, एक ही रास्ते को अडॉप्ट करे, वो डिफरेंट रास्ता भी अडॉप्ट कर सकता है। जो मेक श्योर कौन करता है? राउटर। कौन मेक श्योर करता है? राउटर्स। अब एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक डेटा पहुंचाने के लिए एक राउटर नहीं होता, देयर आर नंबर ऑफ राउटर्स।
देयर आर मेनी राउटर्स, वी कैन नॉट सी बट देयर आर मेनी राउटर्स प्रेजेंट इन अ नेटवर्क और इंटरनेट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे आप एक मूवी डाउनलोड, आप अमेरिका में कोई कजन्स हैं किसी के, बहुत दूर है, क्या आपने कभी उनको मैसेज किया है? आपने मैसेज किया तो सोचें आपका मैसेज एक लम्हे में पहुंच जाता अगले को इंटरनेट के ज़रिए। आपने कोई वायर डेडिकेटेड केबल थोड़ी बिछाई हुई है उसके साथ, अपने कज़न के साथ उसके कंप्यूटर या मोबाइल के साथ कोई वायर थोड़ी कनेक्ट की हुई है। यहाँ से अमेरिका तक आपकी अपनी वायर थोड़ी जा रही है, आप पब्लिक वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पब्लिक नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस पब्लिक नेटवर्क को इस्तेमाल करने के आप क्या करते हैं? पैसे देते हैं। क्या करते हैं आप? पैसे देते हैं। क्या सिर्फ आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत लोग। तो वो पब्लिक वायर जो उनसी बिछी हुई है ऑप्टिक फाइबर की, वो है तो बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन अगर वो सारों से हज़ार रुपया भी कलेक्ट करना शुरू कर दे तो इतने ज़्यादा सारे यूज़र्स होंगे, वो एट द एंड फ़ायदे में ही रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जितने ज़्यादा यूज़र्स उसको यूटिलाइज करेंगे उतना प्रॉफिट होगा कंपनीज़ को। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको उतना ज़्यादा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कम लोग कनेक्ट होंगे तो वो तो महंगी चल रही है ना, फिर महंगाई है, मतलब इतनी महंगी वायर डालने के बाद उनको पैसे वापस ना मिले, रिटर्न ही ना हो। तो इसलिए यूज़र्स बहुत ज़्यादा जब कनेक्ट होते हैं तो फिर उनको उसका एडवांटेज होता है। इसलिए अगर तो ये सस्ती होती तो मैं खुद ही अपनी वायर बिछा देता पूरे हर एक अपने दोस्त के साथ, ठीक है, और हर दुनिया में हर बंदा ही बिछा रहा होता, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम लीज्ड नेटवर्क से इस्तेमाल करते हैं। लीज्ड नेटवर्क उसको बोलते हैं कि हमें पैसे देने पड़ते हैं नेटवर्क के यूजेज के बाद, ठीक है जी। सर जैसे व्हाट्सएप पे जो चैट्स होते हैं सर वो इंटरप्रेट होते हैं सर, अब मैं सेंड करूँ और दूसरा रिसीवर है सर, जो चैट आप लोग प्योर नहीं पढ़ सकता इंटरप्रेट सर, इस देर हुए कि उसमें इंक्रिप्शन बंद करके प्योर पढ़ सके उस चैट? नहीं, वो इंक्रिप्शन कोई नहीं बंद कर सकता, वो आप उसका सिर्फ यूज़र हैं। आपने अगर इन्वेंट किया होता तो आपके पास इजाज़त होती, आप यूज़र हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जिसने व्हाट्सएप बनाया है वो कर सकता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो ये काम कर सकती है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी एक इलाके में अगर आप किसी कंट्री में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन की कुछ अप्रूवल्स होती हैं, ठीक है, जो पब्लिक यूज़ कर, अदरवाइज़ गवर्नमेंट बैन कर देगी उसको, गवर्नमेंट उसको ब्लॉक कर देगी उस मीडियम को, जिस मीडियम पे जो काफ़ी ज़्यादा सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो उनसे है ना वो अथॉरिटी लेती है चीज़ें डिक्रिप्ट करने की। तो व्हाट्सएप के साथ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो हर किसी का डिक्रिप्ट करके नहीं पढ़ा जाता। अगर तो कोई किसी की कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए वो किया जाता है, बट वो इट्स वेरी रेयर, वेरी 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 रेयर। मतलब इस टाइप का इंसान हो जो टेररिज्म में बहुत ज़्यादा कह लें कि दुनिया को दरकार है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, वांटेड है, ठीक है, जैसे लेट्स से ओसामा बिन लादेन टाइप की जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उस टाइप का कैरेक्टर कोई अगर है दुनिया में ऐसा तो उसको ढूंढना है, तो उसकी अगर नंबर पता चल जाए तो उसकी व्हाट्सएप की जो उनसी मैसेजेस हैं उसको डिक्रिप्ट करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन लेती है और परमिशन दी जाती है। समझ आ रही बात है कि नहीं? और ये एक अच्छी बात भी है कि वो इस तरह की एप्लीकेशंस बननी चाहिए ताकि जो वांटेड लोग हैं वो भी इस्तेमाल करें और उनकी सारी कह लें कि उनके ऊपर सर्विलेंस की जा सके कि वो क्या किससे कम्युनिकेट कर क्या कर रहे हैं, उनको पकड़ना भी आसान हो जाए फिर, ठीक है। वैसे तो कंप्यूटर्स में एवरीथिंग इज़ ट्रेसेबल, गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी फॉर एवरीथिंग। खैर हम आगे आते हैं, काम की बात की तरफ आते हैं। सो यू कैन से दैट कि व्हाइल ट्रांसमिटिंग डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। लिखें, साथ साथ स्पीड से लिखना है। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डेटा इज डिवाइडेड इनटू groups. Data is divided into groups known as packets, to groups known as पैकेट्स भी कह सकते हैं या इनको आप डेटाग्राम्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेटाग्राम्स भी बोला जा सकता है इनको, ठीक है। पैकेट से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनका साइज़ कोई इतना बड़ा नहीं होता। अच्छा, क्लियर हो गया ये कि नहीं? ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डेटा इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स नोन एज पैकेट्स या डेटाग्राम्स। अब इसका मतलब ये है कि एक अगर बड़ा सा डेटा होगा, ज़्यादा डेटा होगा तो ज़्यादा पैकेट्स बनेंगे उसके।
ज़्यादा टाइम लगेगा उसको रिसीवर तक पहुंचने में, मुख्तलिफ रूट्स के ज़रिए वो जाएगा। मसला सिर्फ एक होगा इसके अंदर, जब वो रिसीवर के पास आएंगे द ओनली प्रॉब्लम वुड बी रीअसेंबलिंग दोज पैकेट्स, बिकॉज इट कैन हैपन सर्टेन पैकेट्स माइट रीच एट इट्स डेस्टिनेशन quicker या earlier as compared to the other packets, because some of the packets are following certain route, the other are following some other route. Not every packet is following the same route. Packets are following different routes, so they might reach at its destination in a different order. Yes or no? सब बताएं, सबको समझ आ रही है कि नहीं बच्चों? सबको समझ आ रही है? पैकेट्स अपने डेस्टिनेशन पे मुख्तलिफ वक्त में पहुंच सकते हैं। जी बेटा। अगर एक ही जगह जाना हो तो फिर राउट सेम करेंगे? नहीं, राउट सेम, अच्छा ये बड़ी एक अच्छी बात है कि राउट सेम करें या ना करें। राउट सेम कर दिया ना, अगर रूट उनका सेम कर दिया तो प्रॉब्लम यह है कि वो रूट फिर कोई और ना इस्तेमाल कर सकेगा। वो सिर्फ उन जगहों में आप कर सकते हैं जहाँ पे टेलीफोन कॉल्स जनरेट करनी हो, फ़ोन से कॉल मिलानी हो आपने। समझ आ रही बात है कि नहीं? जब आपने फ़ोन पे कॉल मिलानी हो, रियल टाइम एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, या प्राइवेट नेटवर्क हो आपका, आपने किसी से प्राइवेट बात करनी है, ठीक है, तो आप एक ही नेटवर्क लाइन आप फॉलो करते हैं। लेकिन जब इंटरनेट पर डेटा कम्युनिकेशन चल रही होती है, इंटरनेट पर जब कोई चीज़ ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ज़रा सुनना है सारे बच्चों ने। आप जब डेटा सेंड कर रहे हो तो डेटा को हमेशा तोड़ा जाता है ग्रुप्स के अंदर। एक बड़ा अच्छा तरीका ये कि आप मुख्तलिफ रास्तों से जो उनसे ना पैकेट्स को भेजते हैं और पैकेट अपने रिसीवर तक पहुँच जाता है। समझ आ रही बात है कि नहीं? मतलब इससे फ़ायदा भी है, अगर नुकसान भी हुआ ना, अगर पैकेट लॉस हुआ तो सिर्फ एक पैकेट का लॉस हुआ, सारों का नहीं लॉस होगा। तो आप ट्रांसमीटर से दोबारा वो एक पैकेट मांग सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसे बोलें पूरी मूवी डाउनलोड दोबारा करूँगा मैं। कितना बुरा आइडिया होता वैसे ये, मुझे बताएं कितना बुरा आइडिया होता कि आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, सारी कर ली, सोचो कि 95th परसेंटेज पे आप पहुँचे और एक अगर आपका पैकेट ख़राब हो गया तो अगर आपका रिसीवर बोले कि आप तो मैं पूरा दोबारा से सेंड करो, ये तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा फिर? क्या ख्याल है? तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं? हम कहेंगे कि अगर कभी डेटा करप्ट होता है तो जो पैकेट करप्ट होता है वही पैकेट मांगा जाएगा ट्रांसमीटर से कि ट्रांसमीटर आपका फलाने वाला जो पैकेट है वो ठीक तरह से रिसीव नहीं हुआ, वो दोबारा भेज दो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सिर्फ वही वाला, बाकी जिस तरह आगे वो ठीक तरह से रिसीव हो चुके हैं। समझ नहीं आ रही आपको मेरी बात? आ रही? सो पैकेट स्विचिंग इज़ यूजफुल बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ रीअसेंबली ऑफ द डेटा। रीअसेंबली ऑफ द डेटा, इसका मतलब क्या है नंग्याल? रीअसेंबलिंग, रीअसेंबल का मतलब क्या है? कौन बताएगा? शहीर, कोई भी बताया यार, तो बड़ा सिंपल सा रीअसेंबल होगा रिसीवर पे। पैकेट, सारे पैकेट्स को दोबारा इकट्ठा उसी ऑर्डर में लेके आना। तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि किस पैकेट को पहले रखना है, किस पैकेट को बाद में रखना है? क्योंकि ऐसे हो सकता है कि मुख्तलिफ रास्तों से जाने वाले पैकेट्स क्या हो, कुछ जल्दी पहुंच जाए और कुछ देर से पहुंचे। हो सकता है एक पैकेट एक शॉर्टेस्ट रूट से जा रहा है रिसीवर की तरफ, शॉर्टेस्ट रूट से जा रहा है, लेकिन उस शॉर्टेस्ट रूट पे डेटा ट्रैफिक ज़्यादा है, शॉर्टेस्ट रूट्स पे डेटा ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और एक और पैकेट है जो लॉन्गर रूट से जा रहा है लेकिन उधर डेटा ट्रैफिक नहीं है। डेटा ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? वहाँ पे ऑलरेडी कोई भी डेटा मज़ीद मौजूद नहीं है, वहाँ से जल्दी पहुँच जाएगा जो पैकेट है। तो हो सकता है कुछ पैकेट्स बाद में जो भेजे गए हों वो पहले पहुँच जाए, जो पहले भेजे गए हैं वो थोड़ा सा बाद में पहुँच जाए। तो कंप्यूटर जो रिसीवर है वो कैसे इनको रीअसेंबल करेगा? कोई सजेस्ट कर सकता है? सजेशन शान से? वेरी गुड। क्या होना चाहिए? उसके साथ कोई नंबरिंग भी अटैच कर दें, पैकेट के साथ नंबर भी अटैच कर दें। उसको बोलेंगे पैकेट नंबर या पैकेट का सीक्वेंस नंबर, पैकेट का नंबर या पैकेट का सीक्वेंस नंबर बोल लें या सीरियल नंबर बोल लें। वो नंबर साथ जो उनसे ना सेंड किया जाएगा। समझ रहे मेरी बात क्या नहीं? वो नंबर फिर रिसीवर के पास जाएगा और रिसीवर को पता होगा कि मेरे पास 1 3 4 5 6 पहुँच गया, 2 नहीं पहुँचा, तो 2 का वो इंतज़ार करेगा बजाय इसके कि वो पूरा दोबारा से उसको ग्रुप्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाए आपको। ठीक है, सो इट माइट टेक सम टाइम फॉर द रिसीवर टू रीअसेंबल। ये कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा ग्रुप्स सच एज ईमेल्स, योर वॉइस मैसेजेस, योर वीडियोज़, योर द कॉल ऑन द व्हाट्सएप। इट्स ऑल्सो पैकेट स्विचिंग, आपकी ऑडियो पैकेट्स में कन्वर्ट होती है, इट इज़ डिलेड, थोड़ी सी डिलेड होती है आपकी व्हाट्सएप की जो कॉल होती है। अगर कोई पैकेट लॉस हो जाए तो वो रिकनेक्टिंग लिखा हुआ आता है, फिर अगर पैकेट्स ख़राब हो जाए तो वो ऑडियो आपको सुनाई नहीं देती, वो उसको बीच में से डिलीट कर दिया जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? सो आप लिखिए ज़रा। अच्छा, ये मैंने समझा दिया कि नहीं?
पैकेट का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ है डेटा इटसेल्फ। सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैकेट इटसेल्फ। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ होती है, जो जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस, आपका अपना भी एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस और रिसीवर का आईपी एड्रेस। आपको बोलेंगे सोर्स, जिसको भेज रहे हैं उसको बोलेंगे डेस्टिनेशन। सोर्स का भी आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का भी आईपी। सोर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, आई एम द सोर्स, ठीक है जी बेटा। फिर मैक एड्रेसेस होंगे। अगर ईथरनेट और अपने नेटवर्क की बात हो फिर मैक बोलेंगे। इसमें मेन 3 चीज़ें होती हैं, ज़रा सुन लें सारे बच्चे। पैकेट के अंदर मेन 3 चीज़ें होती हैं, सुन लें। एक होता है हेडर, एक होता है पेलोड, एक होता है ट्रेलर। एक होता है हेडर, पेलोड और एक होता है ट्रेलर। पैकेट एक इस तरह की चीज़ हम बना लेते हैं, पूरा डेटा पैकेट है ये। बताता हूँ, हेडर, पेलोड, ट्रेलर। वो कहता है 64 की भी बाइट्स होते हैं इन वन पैकेट, अप टू 64 की भी बाइट इन 1 सेकेंड, अप टू, ठीक है, ठीक है कि नहीं, अप टू 64 की भी बाइट्स इन 1 सेकेंड। हेडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हेडर में बताएंगे मुझे। हेडर में एक आता है सोर्स का आईपी एड्रेस, समझ आ रही है कि नहीं, क्या आता है, सोर्स आईपी, और क्या आता है, डेस्टिनेशन आईपी, और क्या आता है, सीक्वेंस। सोर्स मतलब सेंडर, डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सीक्वेंस नंबर और साइज ऑफ द पैकेट, साइज ऑफ पैकेट। समझ आ रही है गर्ल्स एंड बॉयज, साइज ऑफ पैकेट। सोर्स बोलते हैं किसको, डेस्टिनेशन बोलते हैं किसको, जो रिसीव करता है, डेस्टिनेशन रिसीवर, ठीक है। सबको समझ आ रही है कि नहीं। पेलोड के अंदर क्या होगा, एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा बिट्स। पेलोड में गर्ल्स क्या होगा, एक्चुअल डेटा बिट्स। दरवाजा खोल दें। ट्रेलर में क्या होगा, 2 चीजें, कौन सा वाला, हेडर में सोर्स, डेस्टिनेशन, सीक्वेंस नंबर, साइज ऑफ पैकेट, ठीक है। ट्रेलर में 2 चीजें हैं, एक है एरर डिटेक्शन टेक्निक, मैं लिखवा देता हूं ब्रैकेट में, चेकसम, और दूसरे नंबर पे होगा, ब्रेक नहीं है, अंदर बुलाएं सारों को, ब्रेक नहीं है। सर हेडर, पेलोड और ट्रेलर, ये डाटाग्राम्स की टाइप्स। एक डेटाग्राम के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं। ये पूरा एक पैकेट बनाया मैंने, ये पूरा क्या है, 1 पैकेट है, पैकेट या डेटाग्राम बोल सकते हैं जी। बस मैं असल में नीचे चल रहा था ना, इसलिए मैं करता हूँ, अगला बड़ा लिख दूँगा। ट्रेलर में क्या आ गया, एरर डिटेक्शन टेक्निक आ गई, चेक सम बोलते हैं, चेक सम, ठीक है, चेक सम। दूसरा आता है मेथड फॉर डिटेक्शन, कि कब एक पैकेट ख़त्म होगा, कब एक पैकेट ख़त्म होगा। लिख लें अपने पास, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट, मेथड ऑफ, बताता हूँ इतना, आइडेंटिफाइंग एंड, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑफ पैकेट, ठीक है जी। इसके साथ जो लिखा हुआ है वो मैंने बड़ा करके लिख देता हूं। चेकसम एक टेक्निक है, हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक।
चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम। मतलब आइडेंटिफाई ये करके एंड में आता है। ये सबसे एंड में होता है, पहले हेडर आएगा, फिर पेलोड होगा, फिर ट्रेलर होगा। ये एक पैकेट है, और एक पैकेट अप्रॉक्सीमेटली, ये याद तो खैर नहीं होना चाहिए, बट किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया, अप टू 64 KB बाइट्स का होता है ये, हर एक पैकेट अप टू, ठीक है, अप टू इतना। मेरे अल्फाज में ये बात क्लियर है कि अप टू इतना 64 KB बाइट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। बस फिलहाल आज इतना ही। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर डिपार्चर टाइम? कर लिए या मैं करूँ या आप कर रहे हैं अभी? चलें कर लें, आप पहले कर लें। किस किसने नहीं किया? मोहम्मद तैयब कौन है? शामिर आदिल, अब्दुल हादी कौन है? अब्दुल्ला बाबर, मोहम्मद शामिर, मोइज़ आतिफ, सफ़ीउल्लाह, अब्दुल हक, रमीज़ रऊफ़, जाफ़िर अहमद। कोई जाफ़िर? इन बच्चों को नहीं। अच्छा, मैं करता हूँ अब। डिपार्चर टाइम इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला सारों को याद है। डिपार्चर टाइम के लिए जर्नी टाइम राइट पर ऐड हो रहा है, लेफ्ट पर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका फॉर्मूला होगा अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम, अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। अराइवल टाइम है 19 आवर्स एंड 30 मिनट्स, मतलब 19:30, यानी कि 7:30 PM या 19:30। इसमें से माइनस करेंगे आप किसको? 22 आवर्स एंड 55 मिनट्स। टेक्निकली तो माइनस नहीं होता है इसमें से, क्योंकि छोटी वैल्यू है, उसमें से बड़ी वैल्यू माइनस नहीं होती। इट मीन्स दैट कि द कैलकुलेशन इज गोइंग ऑन द प्रीवियस डे। तो जब कैलकुलेशन प्रीवियस डे में जाती है तो अराइवल टाइम, इसका मतलब है कि एक बड़ी वैल्यू है, वो अगले दिन की बात हो रही है। अराइवल अगले दिन हुआ हुआ है, डिपार्चर पिछले दिन हुआ हुआ था पहले से ही। डिपार्चर पिछले दिन हुआ हुआ था, अराइवल अगले दिन हुआ हुआ है। तो डिपार्चर के हिसाब से जो अगला दिन है उसमें 24 आवर्स ऐड किए जाएंगे ताकि वो बड़ी वैल्यू बन जाए, और उसमें से फिर हम जर्नी टाइम माइनस करें। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे आवर्स वाला और मिनट्स वाला, तो ये जो सी चीज़ है इसमें प्लस क्या किया जाएगा? 24 आवर्स किया जाएगा, बिकॉज अराइवल इज ऑन द नेक्स्ट डे। या यूँ भी लिखा जा सकता है इन अदर वर्ड्स कि डिपार्चर वाज ऑन द प्रीवियस डे। बात तो एक ही है, अराइवल अगले दिन हुआ, जिसकी वजह से हम इसमें 24 आवर्स ऐड करेंगे। तो 19 + 24 कितना होता है? 43। तो ये अराइवल हो जाएगा 43:30। डिपार्चर इसमें से माइनस करेंगे 22 आवर्स 55 मिनट्स। सब्ट्रैक्ट करें ज़रा, इसमें से 30 में से 55 माइनस नहीं होता, यहाँ से कटेगा, ये 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 क्या होगा? इसकी वजह से बच्चों क्या होगा? बोरो लेंगे, 1 आवर बोरो लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 1 आवर बोरो। तो जब आप 1 आवर वाली साइड से मिनट्स वाली साइड पर 1 घंटा बोरो करते हैं तो कितने मिनट्स बन जाते हैं? 60। तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 60। तो बोरो किसने किया था? 30 ने किया था। तो 30 में जब 60 ऐड होगा तो ऑल टुगेदर क्या बन जाएगा? ये 90 में से 55 माइनस कर सकते हैं कि नहीं? क्या जवाब आएगा? कितना? 35। 42 में से 22 माइनस करें, जवाब कितना आएगा? 20। जवाब क्या आएगा? 20। इसका मतलब क्या है कि जो डिपार्चर हुआ था वो पिछले दिन हुआ था, कितने बजे? 20:35 पर हुआ था। डिपार्चर कब? ऑन प्रीवियस डे। सवाल को समझ के करेंगे तो आपको जवाब देने में भी आसानी होगी। यस बेटा?
45 होना चाहिए। 90 माइनस 55 इज हाउ मच? क्या हो गया बेटा? 35 होता है प्लस माइनस। यहाँ तक क्लियर हो गया सारों को कि नहीं? नहीं, वो PM इसलिए नहीं लगा सकते, लगा दें, लेकिन सवाल को देख लें ज़रा। सवाल में क्वेश्चन में अराइवल टाइम 24 आवर्स में है, तो हमारा जवाब भी किस में है गर्ल्स एंड बॉयज़? आपको ये बार बार बात बताई जा रही है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखना है आपने। मुझे इसमें ऐसे एतराज़ नहीं होता, ओ लेवल्स का रूल है, हमें फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन PM में है तो मैंने जवाब भी किस में लिखा है? ये हमारा जवाब है PM के अंदर, AM PM 24 आवर्स में नहीं, 12 आवर्स में। अब क्वेश्चन हमारा लेट्स से 24 आवर्स में, तो आंसर भी 24 आवर्स में होगा। ये मजबूरी है, ठीक है ना? ये हम पहले दिन से बात करते आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सारों को कि नहीं? अब आते हैं टाइम के वो वाले क्वेश्चंस जो टाइम डिफरेंस काउंट किए जाते हैं। अभी बड़ी सिंपल सी बात आपके साथ में शेयर करूँगा। ये मैं मिटा दूँ बच्चों? ये मिटा दूँ? बताएं सारे बच्चे। मुझे एक चीज़ बताओ, आप में से एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। है ये टाइम डिफरेंस का बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक थंब रूल आपको मैंने याद करवाना है। अब में से आउट ऑफ कंट्री कौन कौन ट्रैवल कर चुका है? माशाल्लाह सारे बच्चे ही ऑलमोस्ट ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन जो नहीं कर चुके उनको इस चीज़ का तो आइडिया होगा ना कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं उनके टाइम जोन डिफरेंट होते हैं। अगर अभी पाकिस्तान में 7:15 हो रहे हैं तो इट्स नॉट 7:15 इन इंग्लैंड ऑल्सो, वहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा है, टर्की में कुछ और है, दुबई में कुछ और है, श्रीलंका में कुछ और होगा। ऐसा है कि नहीं? सब बच्चे बताएं मुझे। ऐसा ही होता है ना एवरीवन? ऐसा ही होता है ना? अब नहीं, पाकिस्तान का एक ही टाइम चल रहा है, पाकिस्तान का एक ही टाइम चल रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ के टाइम जोन्स डिफरेंट हैं। और ये पहले एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जोन सा है, एक स्टैंडर्ड जोन सा है, ये एडजस्ट कर लिया गया है। ये पहले से तय कर ली गई है बात कि पाकिस्तान जोन सा है ना वो +5 पर जोन सा ना काम करेगा, जो ग्रीनविच का जो टाइम है उससे +5 पे काम करेगा, एंड बाकी माइनस पे करेंगे किस पे? अमेरिका में कुछ और टाइम हो रहा है, इंग्लैंड में कुछ और हो रहा है, यूरोप में कुछ और हो रहा है, हर जगह का डिफरेंट टाइम है। मुझे एक बात बताओ, हम लोग जो कहते हैं ना कि 4 घंटे का हैदर फ़र्क है या 5 घंटे का फ़र्क है दो कंट्रीज़ के बीच में, 6 घंटों का फ़र्क है, वो वाली कंट्री हमसे आगे है, हम उससे बिहाइंड हैं। इंग्लैंड हमसे बिहाइंड है, हम इंग्लैंड से अहेड हैं। आजकल इंग्लैंड पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस चल रहा है 4 घंटे का। पाकिस्तान इज़ 4 आवर्स अहेड देन इंग्लैंड एंड इंग्लैंड इज़ 4 आवर्स बिहाइंड देन पाकिस्तान। बात तो एक ही है ना? लेकिन जब मैं इंग्लैंड के लिए बोलूँगा तो मैं बोलूँगा तुम 4 घंटे पीछे हो, पाकिस्तान के लिए बोलूँगा तो तुम 4 घंटे आगे हो। बात एक ही है। एक शख्स है, आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जब ट्रैवल करते हैं इंग्लैंड जाते हैं, मुझे बताएं हमारा जो फ़्लाइट टाइम होता है, लेट्स से 9 बजे फ़्लाइट ने अगर टेक ऑफ करना है, तो आप अपनी घड़ी को पहले से ही इंग्लैंड के हिसाब से सेट करते हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए तो पाकिस्तान के हिसाब से सेट करते हैं? अपने सारे बच्चे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मुझे बताइए कि आप अभी पाकिस्तान में बैठे हुए तो आपकी घड़ी किसके हिसाब से सेट हुई हुई है? पाकिस्तान के हिसाब से सेट हुई हुई। तो जहाज़ ने टेक ऑफ करना है तो क्या टेक ऑफ उसने इंग्लैंड के हिसाब से करना है या पाकिस्तान के हिसाब से करना है? पाकिस्तान के हिसाब से करना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं ना टाइम डिफरेंस वाली, कि टाइम डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हमेशा अपने दिमाग को, अपनी घड़ी को और अपने सब कुछ को सेटिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू द डिपार्चर कंट्री। ख़ुद को एज्यूम कर लेना कि मैं अभी सिंगापुर में बैठा हुआ हूँ और मैंने यहाँ से लंदन की फ़्लाइट पकड़नी है। अगर वो क्वेश्चन में सिंगापुर, लंदन या ब्रुनाई या दुबई की बात करता है या किसी और कंट्री की बात करता है, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? सबको समझ आ रही है? हमेशा एडजस्ट योर क्लॉक, एडजस्ट योर टाइमिंग, एडजस्ट योर ब्रेन माइंड विद रिस्पेक्ट टू द डिपार्चर कंट्री, बिकॉज इट इज़ नेचुरल। होता ही इस तरह से है कि मैं जब भी किसी मुल्क जाता हूँ तो मैं जिस मुल्क में हूँ मेरी घड़ी उस मुल्क के हिसाब से सेट है। मैं करूँ ना करूँ, मोबाइल फ़ोन की मिसाल है, ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। जिस कंट्री में भी आप जाते हैं, ड्यू टू द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो ऑटोमेटिकली जीपीएस की वजह से टाइम उसी कंट्री पर खुद ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बच्चे बताएं बच्चों, सबको क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो वेयर एवर यू आर, योर टाइम विल बी, योर क्लॉक, योर वॉच विल बी डिज़ाइंड, या वो उस तरह से टाइम पे सेट की जाएगी जिस कंट्री में आप मौजूद है, जहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं। सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब अराइवल को छोड़ें, अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं, 8 घंटे की फ़्लाइट है इंग्लैंड जाने की,
कितने घंटे की फ़्लाइट है? 8 घंटे की फ़्लाइट है। मैं, सुनना ज़रा मेरी बात सारे बच्चे, मैं सुबह 10 बजे फ्लाई करता हूँ पाकिस्तान से, 8 घंटे हवा में रहता हूँ। 8 घंटे किस में रहता हूँ? हवा में। अब मेरी घड़ी 10 बजे मैंने फ़्लाई किया, मैंने घड़ी पहनी हुई है, इसमें 10 बज रहे हैं। जब मैं 8 घंटे फ्लाई करूँगा तो जब मैं लैंड करूँगा, जब मैं क्या करूँगा, लैंड कर जाऊँगा, तो मेरी घड़ी में क्या बज रहे हैं अब? 18 आवर्स, 18 ओ क्लॉक हो रहा है ना मेरी घड़ी में। क्या हो रहा है? 18 ओ क्लॉक, या बोलेंगे 6 PM हो रहा है। क्या हो रहा है? 6 PM हो रहा है, या 18 ओ क्लॉक हो रहे हैं। जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ और जाके देखता हूँ वहाँ पे 18 ओ क्लॉक नहीं है, वहाँ पे 14 ओ क्लॉक हो रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है अराइवल वाले कंट्री में? वो उन्होंने अपने मुल्क के हिसाब से, चूँकि वो अराइवल वाले तो अपने मुल्क में बैठे हुए हैं ना, इंग्लैंड वालों ने अपने हिसाब से घड़ियाँ सेट की होंगी। तो मैं उस ऑफिसर से बोलूँगा, यार अपना ज़रा मुझे घड़ी दिखाओ, अपना मुझे टाइम दिखाओ, टाइम क्या हो रहा है? ये ऑफिसर, यार इसके तो क्लॉक पे, इसकी तो जो वॉच है इस पे 14 ओ क्लॉक हो रहे हैं, मेरी घड़ी में 18 ओ क्लॉक क्यों हो रहे हैं? इसकी भी ठीक है, मेरी भी ठीक है। जो मेरी वाली घड़ी है ये किस हिसाब से सेट हुई हुई है? पाकिस्तान के हिसाब से। और ऑफिसर की किस हिसाब से सेट हुई हुई है? इंग्लैंड के हिसाब से। अब इसके टाइम में और मेरे टाइम में फ़र्क मैं निकालूंगा। क्या निकालूंगा? फ़र्क बोलते हैं डिफरेंस को। किसको बोलते हैं? डिफरेंस को। मेरी घड़ी आगे है या इसकी घड़ी आगे है? मेरी, मतलब जहाँ से डिपार्ट किया है हमने वो अहेड है। वो क्या है? अहेड। और ये कौन है? ऑफिसर इंग्लैंड में बैठा हुआ है। ये कहाँ पर है? ये बिहाइंड है। ये तो हम दोनों के जो टाइम में फ़र्क आएगा, 18 आवर्स माइनस 14 आवर्स, मतलब 18 ओ क्लॉक माइनस 14 ओ क्लॉक, दोनों जब सब्ट्रैक्ट करूँगा प्लस क्यों करेंगे? अब देखें, दिमाग को इस्तेमाल करो ना यार। फ़र्क किसको बोलते हैं? डिफरेंस को बोलते हैं। अब जब डिफरेंस लेंगे तो कितने घंटे का आएगा? 4 घंटे का। तो आप ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंग्लैंड इज़ 4 आवर्स बिहाइंड देन पाकिस्तान। या पाकिस्तान की तरह से जुमला बनाएंगे ना, लिखेंगे अपने आंसर में, तो आप लिखेंगे पाकिस्तान इज़ 4 आवर्स अहेड देन इंग्लैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? के नहीं? ये सारी कैलकुलेशन किस हिसाब से होती है? वापस रिवाइंड करता हूँ पूरी स्टोरी। कहाँ से? पाकिस्तान के हिसाब से। कहाँ से? पाकिस्तान के हिसाब से, कि यहाँ पर जब आपने फ्लाई किया था तो टाइम क्या हो रहा था। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं हो रही? सब बताएं, सबको समझ आ रही है? तो हमेशा डिपार्चर के हिसाब से आपने सोचना है कि मैं कहाँ से फ्लाई, मैं बेशक रात को 10 बजे फ्लाई करूँ, रात को 10 बजे मेरा टाइम क्या हो रहा होता है? 22 ओ क्लॉक, राइट? मैं 8 घंटे फ्लाई करता हूँ तो मैं अपनी घड़ी के मुताबिक मैं 30 ओ क्लॉक पहुँचूँगा। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? लेकिन 30 नहीं होता, मैं बोलूँगा 6 ओ क्लॉक पहुँच रहा हूँ। सुबह के कितने? सुबह के 6 ओ क्लॉक पहुँच रहा हूँ। लेकिन सुनना ज़रा, दिन तो चेंज हो गया ना। दिन तो क्या हो गया? चेंज हो गया। जब मैं 6 ओ क्लॉक मेरा अराइवल टाइम था, मैं देखता हूँ वहाँ पे तो कुछ और टाइम हो रहा है, 2 बज रहे होंगे। क्या बज रहे होंगे? 2 बज रहे होंगे। मैं फिर डिफरेंस निकालूंगा। मैं वो नजर डिफरेंस निकालते हैं। आपके टाइम में मेरे टाइम में क्या फ़र्क है? अराइव करने के बाद जिस कंट्री में, सिर्फ फ़र्क देख लेना, मेरा टाइम कितना, उसका टाइम कितना, दोनों के टाइम में 4 घंटे का फ़र्क है। माइनस कर लो। आंसर सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा। डिफरेंस इज ऑलवेज बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। डिफरेंस इज ऑलवेज बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपके पास आंसर वैसे ही आ जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सब बच्चे बताइए, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो टाइम डिफरेंस हमेशा ही ऐसे निकलता होता है। तो जो आपकी वर्कशीट में क्वेश्चंस हैं ना, ये टॉपिक समझने के बाद वो भी सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे, ठीक है ना? सर चलें, द डिफरेंस बिटवीन, एक बात याद रखें, फिर इसके लिए वही, ऑलवेज कन्वर्ट द टाइम इन 24 आवर सिस्टम, ठीक है? ऑलवेज कन्वर्ट टाइम इन hour system. The time difference between, let's say, Brunei and London, Brunei and London is 7 hours. Is 7 hours. When it is 19 o'clock in Brunei, then it is 12 o'clock in London, then it is
12 o'clock in London. Part A is when it is 3 p.m. in Brunei. When it is 3 p.m. in Brunei, what is the time in London? क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है अबाउट ब्रुनाई एंड लंदन में. द टाइम डिफरेंस बिटवीन ब्रुनाई एंड लंदन इज 7 आवर्स. जब ब्रुनाई में 19 o'clock हो रहे होते हैं तो लंदन में क्या टाइम हो रहा है? 12 o'clock. बताएं कौन अहेड है कौन बिहाइंड है? लंदन क्या है? लंदन क्या है बच्चों? 7 आवर्स बिहाइंड है. और ब्रुनाई क्या है? एक ही बात है, 7 आवर्स अहेड. लिखा जा सकता है कि नहीं? अब मुझे बात बताओ, ब्रुनाई क्या है? कहता है व्हेन इट इज 13 o'clock इन ब्रुनाई. लंदन में क्या टाइम होगा? तो लंदन पीछे है ना, लंदन ब्रुनाई से पीछे है ना, तो ब्रुनाई के टाइम में से 7 घंटे माइनस कर लो. ब्रुनाई के टाइम में से 7 आवर्स माइनस कर लो. ठीक है, तो लंदन का टाइम क्या आ जाएगा? लंदन बिहाइंड है तो ये आ जाएगा ब्रुनाइज टाइम माइनस 7 आवर्स. यस और नो? ठीक है, ब्रुनाई का जो टाइम था वो था किधर गया? 3 PM. तो 3 PM कितना होता है? 15 o'clock. तो 15:00 में से 7 माइनस कर लो. तो जवाब कितना आएगा? 8 AM आ जाएगा. जवाब क्या आएगा? 8 AM. ठीक है, पार्ट नंबर 2 करें इसका. व्हाट इज द टाइम इन लंदन व्हेन इट इज व्हाट इज द टाइम इन लंदन व्हेन इट इज 3:30 AM इन ब्रुनाई? What is the time in London when it is 3:30 AM in Brunei? What is the time in London उसी तरह से करेंगे. ब्रुनाई के टाइम में से लंदन को माइनस करेंगे. थ्री 3:30 AM में से 7 आवर्स माइनस करेंगे. तो फिर बात कौन सी वाली हो रही है? 3:30 AM 03:30 माइनस 7. छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है. तो अभी इसका मतलब क्या है? ब्रुनाई में अगला दिन आया हुआ है, लंदन में कौन सा दिन चल रहा है? 7 घंटे पीछे. तो 3:30 में से जब 7 माइनस करो तो बात किसकी आएगी? प्रीवियस डे की आएगी. तो इसका मतलब क्या है कि ब्रुनाई में कौन सा दिन चल रहा है? अभी कौन सा दिन चल रहा है? नेक्स्ट डे चल रहा है. लंदन में प्रीवियस चल रहा होगा. समझ आ रही बात की नहीं आ रही? सब बच्चे बताएं मुझे. देखें, अब मैंने जानबूझ को थोड़ा टेक्निकल बात आपसे की है कि जी व्हाट इज़ द टाइम इन लंदन व्हेन इट इज़ 3:30 AM इन ब्रुनाई. ब्रुनाई में सुबह के, ये कह लें कि सुबह के 3:30 बज रहे हैं, 3:30 AM हो रहा है. तो उस वक्त लंदन में क्या टाइम होगा? आप जब इसमें से 7 आवर्स माइनस करेंगे तो यू विल नॉट बी स्टैंडिंग ऑन द सेम डे. ब्रुनाई में भी पिछला, लंदन में भी पिछला दिन चल रहा है. तो हम करेंगे क्या? ड्यू टू नेक्स्ट डे हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे? क्या चीज़ ऐड करेंगे गर्ल्स? 24 ऐड. ये बात समझ आ रही है कि नहीं? मोमिना क्लियर हो रहा है? ये इसमें 24 ऐड करेंगे, क्योंकि वैसे भी एक मैथमेटिकल बात है कि नेक्स्ट डे अगर वैल्यू छोटी है उसमें से बड़ी वैल्यू टाइम की माइनस हो ही नहीं सकती. एक कुदरती बात है कि ये नेक्स्ट डे पे कहानी चल रही है.
अगर आपने सारी कुछ चीज़ें ठीक लिखी हुई है तो हमने तो ठीक लिखा हुआ है सारा कुछ, लेकिन ये बात अब नेक्स्ट डे की आ गई, तो नेक्स्ट डे में से 7 आवर्स आप माइनस करेंगे। अब माइनस करें, नहीं होता, हम 24 आवर्स ऐड करेंगे, तो 24 आवर्स ऐड करें, बिकम्स 27, 30 माइनस 7 आवर्स, तो जवाब कितना आएगा? टेबल बनाऊँ या डायरेक्ट लिख दूँ? डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 20, 30, 20, 30 का मतलब क्या है? 08, 30 PM, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रीवियस डे। ये लाजमी लिखना है, इट विल कैरी मार्क्स, ठीक है। दिस इज लंदन का टाइम। समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, इसी का पार्ट एक और है। क्वेश्चन लिखें, एन एयरक्राफ्ट लेफ्ट ब्रुनाई एट 6:30 PM. Local time, and arrived in Dubai at 10 PM local time. The flight took 7 hours. 7.5 hours rather. Question is, calculate the time difference between Brunei and London. Calculate the time difference between Brunei and London. Oh, Dubai, sorry. Dubai. सवाल लिख लें। एक मिनट, एक जी। तो वहाँ पे इसका मतलब ये था कि ब्रुनाई में जैसे अगर संडे हो रहा है तो लंदन में सैटरडे हो रहा होगा, प्रीवियस डे, एक दिन पीछे चल रहा होगा इस टाइम के मुताबिक। अच्छा जी, सवाल लिख लिया सारों ने? सवाल लिख लिया। कहता है एन एयरक्राफ्ट लेफ्ट ब्रुनाई एट 6:30 PM लोकल टाइम। डिपार्चर जो हुआ कहाँ से? ब्रुनाई से डिपार्चर हुआ, और वो जहाज कहाँ गया? दुबई गया। ब्रुनाई से कितने बजे निकला? 6:30 PM। किसका टाइम? जहां से डिपार्चर करेगा उसी का लोकल टाइम, डेफिनेटली, यस और नो। कहते हैं इट अराइव्ड इन दुबई एट 10 PM। 10 PM दुबई का टाइम। 10 PM किसका टाइम? दुबई का टाइम। और फ्लाइट ने कितना टाइम लिया है? यहां से लेकर यहां तक उस फ्लाइट ने कितना टाइम लिया है? जर्नी टाइम कितना था? 7.5 आवर्स। का मतलब क्या होता है गर्ल्स एंड बॉयज? 7 आवर्स एंड कितने मिनट्स? 30 मिनट्स। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने 1/2 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, तो वो 30 मिनट्स आंसर आ गया। समझ रहे कि नहीं? मैंने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, हमने इनका टाइम डिफरेंस निकालना है कि एक वक्त में ब्रुनाई और दुबई में कितने घंटों का फ़र्क है। कितने घंटों का क्या है फ़र्क? अब सवाल की तरफ देखो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले गाइड किया,
करना क्या है, हमने दुबई के हिसाब से सेटिंग करनी है या ब्रुनाई के हिसाब से, बताएं? ब्रुनाई, क्योंकि एयरक्राफ्ट कहाँ से लेफ्ट करके गया? ब्रुनाई। तो डिपार्चर कहाँ से हुआ उसका? डिपार्चर कहाँ से हुआ? ब्रुनाई से हुआ। 6:30 बजे उसने डिपार्ट किया, यस और नो, बताएं मुझे। जब 6:30 बजे डिपार्ट किया, इन अदर वर्ड्स कैन यू कॉल इट लाइक 18:30, कह सकते हैं कि नहीं? 18:30 पे डिपार्ट किया, और इसमें उसका जो टाइम है ना, जर्नी टाइम, वो ऐड करना है हमने। क्या करना है? जर्नी टाइम ऐड करना है। जैसे मैं अपनी घड़ी के मुताबिक डिपार्चर टाइम मेरा हो रहा था 18:30, जर्नी टाइम है हमारा 7 hours and 30 minutes, अराइवल टाइम क्या होगा? अराइवल टाइम इन दोनों को क्या करके आएगा गर्ल्स एंड बॉयज़? ऐड करके आएगा कि नहीं आएगा? बताएं मुझे। अराइवल टाइम इसी तरह से आएगा। ये कितना हो गया? 60, कितना हो गया? 25, या -60 करें इसको, ये कितना हो जाएगा? 0 0, यहाँ पे +1 करेंगे तो जवाब क्या आ गया? कितना आ गया? 26। क्या बच गए? 26। मतलब क्या? ये किसके हिसाब से है? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डिपार्चर कंट्री, यानी कि ब्रुनाई है ये। ब्रुनाई के हिसाब से मेरी घड़ी में भी क्या बज रहे हैं? अगले दिन चढ़ गया, अगले दिन के 2 बज रहे हैं। अगले दिन के कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। अगले दिन का क्या हो रहा है? 2। लेकिन जब मैंने एयरपोर्ट पे उतर के टाइम देखा तो एयरपोर्ट पे टाइम क्या हो रहा है? दुबई की घड़ी में, दुबई की घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? 10 PM का मतलब है दुबई का टाइम इस वक्त चल रहा है हाउ मच? 2200, 22 o'clock। दुबई का टाइम क्या चल रहा है? 22 o'clock। अलिशबा, मेरी घड़ी में 26 o'clock हो रहे हैं, दुबई की घड़ी में 22 o'clock हो रहे हैं। तो फ़र्क कितना है दोनों टाइम्स का? कितने घंटे का? 4 का। मेरी घड़ी 26 पर बैठी हुई होगी, दुबई की घड़ी 22 पे बैठी हुई है। दुबई पीछे है, मैं पीछे हूँ? दुबई पीछे। कितना पीछे है दुबई? 4 घंटे। तो हम इसको कैलकुलेशंस में जब उतारेंगे तो ये है लोकल टाइम विद रिस्पेक्ट टू ब्रुनाई, और दुबई का कितना है? नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स नहीं हो सकता, लेकिन वो अगले दिन की बात हो रही, तो मैं माइनस तो इसी तरह से करूँगा ना। पहले से ही मुझे तो पता है कि डिफरेंस क्या होगा, बिगर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम, बिगर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम, यानी कि ये है विद रिस्पेक्ट टू ब्रुनाई। ज़रा सवाल को समझ के करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रुनाई में अभी टाइम क्या हो रहा है? अगले दिन के 2 बज रहे हैं। अगले दिन का नेक्स्ट डे का 2 o'clock, मतलब वही है कि 2600 में से ही, 26 o'clock में से ही आपने वो दुबई के टाइम को माइनस करना है। यहाँ तक सबको समझ आया कि नहीं? अब डिफरेंस क्या है? जैसे मैं कह रहा था ना कि जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, देखें ये तो कौन सी वाली वॉच है? इज इट अ डिजिटल और एन एनालॉग वॉच? ये स्मार्ट वॉच तो नहीं है ना। इवन आपकी जो डिजिटल वॉच भी है उसमें भी आप टाइम देखेंगे तो अगले दिन के 2 ही बज रहे हैं इसके मुताबिक। यस और नो? समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ब्रुनाई से उड़ के आया हूँ दुबई, तो जब मैं दुबई के टाइम की तरफ देख रहा हूँ, दुबई का टाइम मुख्तलिफ है, दुबई का टाइम डिफरेंट है, मेरी घड़ी का टाइम डिफरेंट है। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। अब डिफरेंस कैसे निकलता है? दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना। मेरी घड़ी ऑलरेडी आगे निकल चुकी है, वो नेक्स्ट डे पे चली गई है, तो मैं आगे हूँ ऑलरेडी। ब्रुनाई वाला बंदा आगे है, दुबई वाला बंदा पीछे है। तो बड़े वाले टाइम बस हमेशा याद रखना, बड़ा कौन सा टाइम होता है? आगे वाला टाइम बड़ा होता है, पीछे वाला टाइम हमेशा छोटा होता है। तो बड़े वाले टाइम में से पीछे वाले टाइम, छोटे वाले टाइम को माइनस कर दो। तो आप 2600 में से 2200 क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना आएगा? 0 0। 26 में से 22 माइनस करो तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा? 4 आवर्स का क्या है? लेकिन ये डिफरेंस ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इसको बाकायदा एक सेंटेंस बना के आपने लिखना है। इसका जवाब हमेशा क्या होगा? जवाब क्या होगा? या तो आप लिखेंगे दुबई इज 4 आवर्स, बोलो, बिहाइंड। ये भी आंसर आपका सही है, ये पूरा आंसर है सेंटेंस की फॉर्म में, 4 आवर्स बिहाइंड। या इसके अलावा दूसरा आंसर क्या हो सकता है? बताएं। ब्रुनाई इज 4 आवर्स अहेड। इन दोनों में से जो भी आंसर आपको समझ आता लिख सकते हैं। ठीक है गर्ल्स, सब बताएं? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक?
सबको समझ आ रही है कि नहीं? कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर हो गया जी? सवाल पूछें। आप उसको देखिए, मेरी बात आप नहीं सुन रहे थे ना, है ये वही वाला टाइम है, ये 2 AM है नेक्स्ट डे वाला, ये 2 AM है कौन से वाला? अगले दिन वाला। अब जब आप अगले दिन में से पिछले दिन को माइनस करेंगे, किस टाइम को? -10 PM आप करेंगे, समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो वैसे ही अगला दिन है, अगले दिन वाली वैल्यू तो हमेशा क्या की जाती है? 24 ऐड किया जाता है उसमें, तो दोबारा 24 ऐड करोगे तो फिर क्या बन जाएगा? 26 बन जाएगा। इसीलिए मैंने ओरली कह दिया कि जो टाइम हमारा आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू ब्रुनाई वो 2600 आ रहा था। ये 2 बज रहे हैं अगले दिन के, तो अगले दिन के 2 बजों में से पिछले दिन के 10 बजे आपने माइनस करने हैं, 22 o'clock माइनस करना है आपने। तो अगला दिन तो नेचुरली क्या है कि इसके अंदर आपने प्लस 24 आवर्स ऐड करने ही करने हैं, क्योंकि अगले दिन की बात हो रही है ये। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी, सुनना ज़रा, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 लिखे हुए हों, यहाँ पे 12 PM भी लिखा हो ना अगले दिन का। सुनना ज़रा सारे बच्चे, एक तो निशानी मैंने छोटी सी ये बताई कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो छोटी में से बड़ी माइनस नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको पता चल गया कि ये अगले दिन की बात हो रही है। ज़रा इंपॉर्टेंट तरीन बात बता रहा हूँ, अगर कभी एग्जामिनर ने या क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा सा आपके साथ खेल किया और यहाँ पे अगर लेट्स से ये 12 आ गए और यहाँ पे मिसाल है ये, ठीक है, 12 PM हो गया, अगले दिन का 12 PM, समझ रहे मेरी बात कि नहीं? अगले दिन का 12 PM, आप क्या माइनस कर बैठेंगे इसमें से? नहीं, आप फिर भी, चूंकि अगला दिन है, अगले दिन की वजह से 24 ने ज़बरदस्ती ऐड होना ही होना है इसके अंदर। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? 24 ने वजह इस नेक्स्ट डे की बात, पिछले दिन के हिसाब से अगला दिन 24 आवर्स का जो साइकिल था वो टप गया, अब आगे चला गया। अब अगला दिन अंग्रेजी में लिखें या कैलकुलेशन में 24 उसमें ऐड करें, समझ रहे मेरी बात कि नहीं? बेशक वो 2 AM हो, 12 PM हो या बड़ी सी वैल्यू हो, 24 ऐड होना ही होना है उसके अंदर। यस और नो? ठीक है। सो यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखें, अगले दिन की जब भी कभी कोई वैल्यू आएगी हमेशा उसमें ऐड होना ही होना है, ठीक है? ऐड उसमें होना ही होना है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ठीक है। टाइम डिफरेंस समझ आया? टाइम डिफरेंस समझ आया? एक बस थंब रूल है इसका। थंब रूल क्या है? डिपार्चर कंट्री के हिसाब से अपनी सिंक्रोनाइजेशन आपने करनी, अपने क्वेश्चन को हमेशा डिपार्चर कंट्री के हिसाब से आपने सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन वर्कशीट में भी मिलेंगे आपको, वो भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। और भी तरीका है, लेकिन स्टैंडर्ड रूल जो मैंने बताया वही है। स्टैंडर्ड हमेशा इस तरह से चल रहा होता है, जो जिससे मुश्किल तरीन क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। मैं एक असाइनमेंट में क्वेश्चंस दूंगा, वो ज़रा आप अटेम्प्ट करेंगे ना, तो जिस तरीके से कराया वो हलवा लगेंगे क्वेश्चंस को। खैर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गर्ल्स एंड बॉयज़, टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर भी थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, टेम्परेचर भी एक ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें तवज्जो चाहिए। यार बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं इसलिए वाइट बोर्ड पहले ही क्लियर कर दूं। हाँ, लिख लिया पुराना क्वेश्चन। अब इस पे आ जाए। टेम्परेचर किसको बोलते हैं? ये किसी भी चीज़ की, इट इज़ द डिग्री या इट इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ के गर्म या उसके ठंडे होने का जो मेजरमेंट टूल है ना, उसको आप टेम्परेचर बोल सकते हैं। मैथ्स में हम फिजिक्स की बातें नहीं करेंगे, हम विल मोर लाइक रिलेटेड टू द क्वेश्चन, जो कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस है ना, उसकी तरफ हम ज़्यादा तवज्जो रखेंगे अपनी। फिजिक्स वाले टीचर्स आपको बताएंगे भाई ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिराइव्ड है, ये क्या चीज़ है, कहाँ पे यूज़ होती है, उस डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि फ़लानी जगह टेम्परेचर ये था तो टिमकानी जगह टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हम उसकी कैलकुलेशन सिर्फ करेंगे। सो बेसिकली आप ये बात लिख सकते हैं कि टेम्परेचर है क्या, अपनी नॉलेज के लिए, कि इट इज़ अ मेजर ऑफ, व्हाट इज़ टेम्परेचर?
इट इज अ measure of hotness या coldness of an object या of a body. इसके जो यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स कंसीडर होते हैं. कौन कौन से यूनिट्स होते हैं इसके? या तो डिग्री सेल्सियस वाले होते हैं या तो केल्विन वाले होते हैं. सेल्सियस या केल्विन. रिकॉल करें जरा एक कॉन्सेप्ट को, कन्वर्जन रूल्स. केल्विन क्या होता है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन से यूनिट्स हैं. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा कौन से यूनिट्स हैं. इस टेम्परेचर की चीज़ को समझने के लिए जो मैथ्स में ना एक सबसे बेहतर तरीका है, एक सवाल लिख लिया जाए, उस सवाल को फिर सॉल्व करते हैं. सवाल विल टेक टाइम मैथ, लेकिन आप इस पर डिबेट आज की ही क्लास में करूंगा. द टेम्परेचर एट द बेस ऑफ अ माउंटेन, द टेम्परेचर at the base of a mountain is 16 degrees Celsius, and temperature at the height of या altitude of 3000 meters is -4 degrees Celsius. Is -4 degrees Celsius. पहला सवाल है, बहुत आसान है ये. Find the difference between two temperatures. Find the difference between two temperatures. Find the difference between two temperatures. Bigger value minus smaller value. What is bigger value? 16 minus 4. 16 minus 4. The answer is 20 degrees. Answer is 20 degrees. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो यहाँ तक लिख लिया सारों ने, यहाँ तक लिख लिया. मुझे एक बात बताएं, ये जो 20 डिग्री है, इज इट एन एग्जैक्ट टेम्परेचर या इट इज द चेंज इन द टेम्परेचर? ये क्या है? इट इज द चेंज इन द टेम्परेचर. और कौन सा वाला चेंज, कहाँ से कहाँ की तरफ? ये माउंटेन की क्या है? बेस. यहाँ पे उसका टेम्परेचर कितना है? 16 डिग्री सेल्सियस. एक शख्स अगर यहाँ पे खड़ा है, उसको टेम्परेचर कितना महसूस होगा? 16 डिग्री सेल्सियस. लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंब करके जाता है, लेट्स से टॉप ऑफ द माउंटेन. अब टॉप ऑफ द माउंटेन की हाइट कितनी है? मिसाल के तौर पे 3000 मीटर्स. क्या हाइट है उसकी? 3000. अब अगर वो यहाँ पे आके पहुँच गया, अब मुझे बताएं इसको टेम्परेचर कितना महसूस होगा? -4 डिग्री सेल्सियस का. कितना टेम्परेचर महसूस होगा? -4 डिग्री सेल्सियस का. एक बात मुझे बताओ, यहाँ से लेकर ऊपर तक जब उसने 3000 मीटर्स का जब उसने एल्टीट्यूड कवर किया है, हाइकिंग करके ऊपर तक पहुँच गए, तो टेम्परेचर का कितना फ़र्क आया? कितना आया? 20 डिग्री सेल्सियस का.
आपको पता है चेंज के लिए मैथमेटिक्स में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा का। चेंज के लिए मैथ्स में और केमिस्ट्री में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डेल्टा। जैसे नहीं होता वो वेवलेंथ के लिए लेमडा इस्तेमाल होता है, एंगल के लिए चलें थीटा, एंगल के लिए क्या इस्तेमाल होता है? थीटा। इसी तरह चेंज के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डेल्टा, और डेल्टा को लिखा कैसे जाता है? ऐसी ट्रायंगल बना के। ये क्या है? ये है इसका सिंबल। ये क्या है इसका सिंबल? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, टेम्परेचर का जो चेंज है वो कितना है? 20 डिग्री। ये बात सीख लिए कि नहीं सीखी? चेंज कितना है? डेल्टा टी कितना है बच्चों? 20 डिग्रीज। ये बात याद रखें, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा टेम्परेचर फॉल ही करता है, समटाइम राइज भी कर सकता है। समटाइम क्या कर सकता है? राइज भी कर सकता है। तो चेंज की तरफ अगर हम देखें, चेंज दो तरह का होता है। वैसे बाय द वे एक बात कर रहा हूँ, चेंज दो तरह का होता है। या तो ये कैसा हो सकता है? राइज हो सकता है चेंज, यानी बढ़ सकती है चीज़, इनिशियल वैल्यू से इंक्रीज कर सकती है, या तो वो इनिशियल वैल्यू से क्या कर सकती है? डिक्रीज कर सकती है। चेंज हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये याद रखिएगा, बिकॉज चेंज क्या है? इट्स द डिफरेंस। चेंज क्या है? डिफरेंस। चेंज इज इन फैक्ट व्हाट? इट इज डेल्टा। डेल्टा इज द डिफरेंस बिटवीन बिगर एंड अ स्मॉलर वैल्यू। यू हैव टू चेक दैट कि इनिशियल वैल्यू कौन सी है और फाइनल वैल्यू कौन सी है। इनिशियल छोटी है, फाइनल बड़ी है, तो वो इंक्रीज हो रहा है। इनिशियल बड़ी है, फाइनल छोटी है, तो वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी? बिगर, और फाइनल वैल्यू क्या है आपकी? स्मॉलर। हाँ या ना? तो मुझे बताएं, ऊपर जाते हुए टेम्परेचर राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है? फॉल कर रहा है। तो इनफैक्ट 20 डिग्री का क्या आया? फॉल आया। 20 डिग्री का क्या आया? फॉल आया। और ये फॉल, हम अभी आगे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे चलेगा, लेकिन एक जनरल डिस्कशन हम कर रहे हैं, आपको समझा रहा हूँ ये बातें सारी। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सबको गर्ल्स, आप लोगों को समझ आ रही है? इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि टेम्परेचर विल फॉल, टेम्परेचर माइट राइज। वैसे तो ये नेचुरल है कि पहाड़ी के ऊपर आप जाते रहते हैं तो टेम्परेचर फॉल ही करते हैं। जैसे मरी की तरफ आप जाएंगे, मुनाल की तरफ आप पीर सुहाबा जाते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम ही होता है शहर की मुनासबत के हिसाब से। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन हमेशा सवाल ऐसा नहीं आता। हो सकता है वो आपको एक शहर से रेगिस्तान में भेज दे, डेजर्ट में भेज दे, डेजर्ट में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? सो वो टेम्परेचर राइज भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है। ये याद रखना, हमें चेंज निकालना होता है इसमें। टेम्परेचर में हमेशा क्या निकालना होता है? चेंज निकालना होता है। चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट कुड इधर बी राइज, ये याद रखना है, इट कुड इधर बी फॉल। राइज का मतलब है कि इनिशियल के बाद चीज़ बढ़ी है, फॉल का मतलब है इनिशियल के बाद चीज़ कम हुई है। ठीक है ना? बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे जी। कौन सा? रो नहीं, रो नहीं, मैथ्स में रो नहीं इस्तेमाल। ऐड मैथ्स में यूज़ हो सकता है, इसमें नहीं इस्तेमाल होता।